Assalamualaikum. I'm Sumaira Rauf and our topic of discussion for today is prescriptive approach. हम देखेंगे evaluating quality assurance data. अब इंटरनल मेथड्स जो हैं क्वालिटी अश्योरेंस के वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं सिस्टमैटिक और रैंडम एरर की एनालिटिकल सिस्टम्स में. अब ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है हम इसको यूज़ करते हैं हमारे जो डिफरेंट हमारे एनालिटिकल सिस्टम्स में हमारे एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए सेट ऑफ गाइडलाइंस को हम यू अप्लाई करते हैं. इसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेज़ होती हैं. इनमें जो पहली वाली है वो है प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच और सेकंड वन जो है परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच. अब प्रेस्क्रिप्टिव जो वर्ड निकला है प्रेस्क्राइब्ड से निकला है कि जो सजेस्ट की हो किसी ने. तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एजेंसीज और अथॉरिटीज़ हमें देती हैं जब हम किसी लेबॉर्ट्री में काम करते हैं. तो इनको हम यूज़ करके फिर हम अपने जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं. जबकि जो परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रोच होती है इसमें जो है ये फ्लेक्सिबल अप्रोच है. इसमें ये होता है कि हमारे जो अगर हम डेविएट करते हैं इससे थोड़ा बहुत जो हमारी सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं उनमें हम उनसे अगर हम थोड़ा डेविएट करते हैं और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं विद इन द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल हैं तो वो एक्सेप्टेबल हैं. लेकिन अगर हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं या एक्सीड करें या डिक्रीज़ करें फ्रॉम द स्टैटिस्टिकल कंट्रोल तो जो हमारी जो डेविएशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है. अच्छा, प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच. अब ये जो है अप्रोच हम इसको यूज़ करते हैं क्वालिटी असेसमेंट के लिए, डुप्लीकेट सैम्पल की, ब्लैंक्स की, स्टैंडर्ड की और स्पाइक रिकवरीज के लिए. इनको मेजर किया जाता है फॉलोइंग अ स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स. अब ये जो टर्म्स हैं डुप्लीकेट सैम्पल्स, ब्लैंक, स्टैंडर्ड्स और स्पाइक रिकवरीज हम पहले इनको देख लेते हैं ये क्या है. सबसे पहले हम देखते हैं डुप्लीकेट सैम्पल्स. ये जो होते हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन करेक्टर को कि जो हमने सैम्पल कलेक्ट किया किसी साइट से उसका वो सारे सैम्पल सेम होने चाहिए. उसमें हमारा जो टाइम प्लेस उनका जो है सेम होता है उनको हम कहते हैं डुप्लीकेट सैम्पल. और उसके बाद जो है सेकंड वन है हमारा ब्लैंक्स क्या होती हैं. ब्लैंक्स जो होती हैं ये सैम्पल में वो सारी चीज़ें होती हैं एक्सेप्ट दैन एनालाइट के अलावा सैम्पल में हमारे पास बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो ब्लैंक्स कहलाती हैं. उसके बाद हमारा थर्ड वन जो है वो स्टैंडर्ड्स है. अब स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये मटेरियल्स होते हैं जो कि जिनमें प्रिसाइजली नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट जो होती है वो मौजूद होती है और जिसे हम यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए. और ये जो है हमारे पास रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं. स्टैंडर्ड्स को हम यूज़ करते हैं कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स की, जो कैलिब्रेशन करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंट्स की हम स्टैंडर्ड्स की यूज़ करते हैं. उसके बाद लास्ट है स्पाइक रिकवरीज. स्पाइक कहते हैं जो नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट होती है ना हमने जो ऑब्ज़र्व करनी होती है उसको हम स्पाइक कहते हैं. और रिकवरीज कहते हैं जो हमारे पास एनालिसिस के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं उनको रिकवरीज कहते हैं. तो स्पाइक रिकवरीज जो हैं हमारे पास सैम्पल्स हैं आफ्टर स्पाइकिंग विद नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट जो रिज़ल्ट्स आते हैं ना स्पाइक रिकवरीज कहते हैं. अब जो है रिज़ल्ट्स जो हैं उनको कंपेयर किया जाता है हमारे पास प्री डिटरमाइंड लिमिट्स के साथ. जो हमारे पास सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं ये रूल्स हैं हम जो हमारे रिज़ल्ट्स आते हैं हम उनको उनके साथ कंपेयर करते हैं और फिर देखते हैं कि आया कि उससे मैच करते हैं कि नहीं. अगर तो वो उस लिमिट से एक्सीड कर रहे हैं तो हमें जो है करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ते हैं और उसको करेक्ट करना पड़ता है. लेकिन अगर वो हमारे मैच हो रहे हैं उस चार्ट से या उस सेट ऑफ गाइडलाइन से तो फिर वेल एंड गुड हम फॉरवर्ड चलेंगे, नेक्स्ट काम करेंगे उसके ऊपर. उसके बाद जो है इसमें प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच जो है क्वालिटी अश्योरेंस के लिए ये कॉमन प्रोग्राम्स हैं लेबॉर्ट्रीज़ के लिए जैसे कि फेडरल रेगुलेशंस वगैरह की. फॉर एग्ज़ाम्पल जो फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक अथॉरिटी है. इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने अपने सेट ऑफ गाइडलाइंस मतलब अगर एक एक्सपेरिमेंट हमने कोई करना है, हमने फूड में कंसंट्रेशन देखनी है लेड की या बाकी जो केमिकल्स हैं उनकी हमने हार्मफुल केमिकल्स हैं उनकी कंसंट्रेशन देखनी है, तो हमारे पास वो हर एक रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए एनालिसिस के लिए हमारे पास एक प्रॉपर सेट ऑफ गाइडलाइंस हमें प्रोवाइड किया गया है अथॉरिटीज़ ने. तो उसको हम यूज़ करते हुए
उस जो है एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं फिर उनको मैच करेंगे क्या है कि वो हमारी लिस्ट के साथ मैच करते हैं। अगर तो एक्सीड करेंगे तो फिर वो रिजेक्टेड होगा, उसको हम अलाउ नहीं करेंगे खाने के लिए या किसी भी उसको फर्दर प्रोसेस के लिए यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो उससे डाउन है या उससे मैच करें तो फिर हम उसको अलाउ करेंगे। अब ये नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ अब ये जो है चार्ट डायग्राम हमें क्या बता रही है। अच्छा, इस डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये पब्लिश्ड, ये एक पूरा मेथड है प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच का क्वालिटी असेसमेंट के लिए, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने उन लेबॉर्ट्रीज़ के लिए पब्लिश किया है जो कि मॉनिटर करती हैं स्टडीज़ ऑफ द वाटर एंड वेस्ट वाटर। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे यहाँ पर। अब ये जो है इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट हमने 10 सैम्पल्स लिए हैं जिनको हमने नाम दिया ए और बी का। ये दो हमारे पास सैम्पल्स हैं। इनको अब हमने अब जो सैम्पल ए है इसको हमने स्प्लिट कर दिया है इक्वल वॉल्यूम्स में, 2 इक्वल वॉल्यूम्स में, और उनको हमने लेबल कर दिया A1 और A2। इसी तरह जो सैम्पल बी है उसको हमने 2 वॉल्यूम्स में स्प्लिट किया और ए को हमने कह दिया BSF स्पाइक रिकवरी, और दूसरे को हमने नाम और इसमें हमारे पास नॉन अमाउंट ऑफ एनालाइट होगी, और दूसरे को हमने नाम दे दिया है DF फील्ड ब्लैंक का। अब हमारे पास टोटल 5 जो हैं वो सैम्पल्स आ गए जिनमें A1, A2, B, BSF एंड DF जो हैं। इनको अगर हमें ज़रूरत है हम प्रिजर्व कर लेंगे और फिर इनको ट्रांसपोर्ट करेंगे लैब में फॉर द फर्दर एनालिसिस। अब जो सबसे पहला स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा कि हमने फील्ड ब्लैंक को जो है हमने स्टडी करना है। जो हमारी फर्स्ट सैम्पल है फील्ड ब्लैंक रिकवरी, हमने इस पे अप्लाई करना है रिकवरी मेथड, और हमने देखना है अगर तो इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स नहीं होंगे तो हम इस पे फर्दर जो है वो DL रिकवरी मेथड अप्लाई करेंगे। अब उसके नतीजे में अगर हमारे जो हमने अब ये मेथड अप्लाई करना है, DL रिकवरी मेथड हमने अप्लाई करना है कि सिस्टमेटिक एरर देखने के लिए कि हमारा जो एरर आ रहा है वो किधर आ रहा है। अगर तो इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे हमारे विद इन लिमिट्स नहीं होंगे तो मतलब कि हमारा जो एरर है वो लेबॉर्ट्री में आ रहा है। अब जो लैब एरर होते हैं उनको हम करेक्ट कर सकते हैं और फर्दर एनालिसिस को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर जो हमारा रिज़ल्ट है वो विद इन लिमिट्स आ रहा है DL रिकवरी का, अगर हमारा रिज़ल्ट विद इन लिमिट्स आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारा एरर आ रहा है वो आ रहा है फील्ड के अंदर। अब फील्ड एरर्स जो होते हैं उनको हम रिमूव नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें न्यू सैम्पल, हमने सैम्पल साइट पे अगेन जाना पड़ता है और वहाँ से हमें दोबारा सैम्पल को पिक करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है अगर हमारी जो फील्ड ब्लैंक है वो सेटिस्फैक्ट्री है और उसके जो रिज़ल्ट हैं विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट है, देन वो कह रहे हैं जो सैम्पल बी को हम एनालाइज करेंगे। इफ़ द रिज़ल्ट ऑफ सैम्पल बी इज़ अबव द मेथड डिटेक्शन लिमिट, अगर सैम्पल बी का जो हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं वो अबव है मेथड डिटेक्शन लिमिट्स के, या वो अबव है 0.1 to 10 times amount of analyte spiked into BSF, then spike recovery for BSF is determined। तो हम नेक्स्ट जो है वो स्पाइक रिकवरी जो है BSF वो अप्लाई करेंगे। उसकी अगर हमारे पास रिजल्ट जो हैं विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं आते देन हम BSL रिकवरी मेथड अप्लाई करेंगे इसके ऊपर और एनालाइज करेंगे कि हमारा जो एरर आ रहा है वो किधर आ रहा है। उसके लिए हम अगर तो अब इसके आगे अगर हमारे पास जो है हमारे रिजल्ट्स जो हैं हमारा एरर आ रहा है वो टाइम डिपेंडेंट सिस्टमेटिक एरर आ रहा है, अगर एक्सेप्टेबल लिमिट है एक्सेप्टेबल रिजल्ट्स हैं तो मतलब हमारा जो टाइम डिपेंडेंट सिस्टमेटिक एरर है। अब ये जो टाइम डिपेंडेंट सिस्टमेटिक एरर होता है इसकी 2 वजूहात होती हैं। एक ये कि या तो हमने एनालाइट को प्रॉपर्ली प्रिजर्व नहीं किया जिसकी वजह से ये एरर आया, या हमने इसको ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व कर लिया, या हमने इसको कम टाइम के लिए प्रिजर्व किया जिसकी वजह से ये एरर आया। लेकिन अगर हमारे पास BSL रिकवरी की जो रिज़ल्ट्स हैं रिकवरी है वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट नहीं है तो मतलब हमारा जो सिस्टमेटिक एरर आ रहा है वो उसे हम कहेंगे इमीडिएट सिस्टमेटिक एरर। अब ये किस वजह से होता है, अब इमीडिएट जो सिस्टमेटिक एरर होता है ये होता है इन्फ्लुएंस ऑफ सैम्पल मैट्रिक्स की वजह से। तो
अब यहाँ से आगे हमने अगर तो हमारा BSF हमने बात की कि अगर वो विद इन लिमिट्स नहीं आ रहा तो फिर हमने फर्दर उसको एनालिसिस किया, हमने पॉइंट आउट किया कि हमारा कहाँ एरर आ रहा था, हम उसको दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे इसके रिज़ल्ट जो हैं विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स आ रहे हैं तो हम फर्दर इसको प्रोसेस करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने जो है अब जो हमारे पास रिज़ल्ट्स हैं A1 और A2 के, अब हमने A1 और A2 को डुप्लीकेट जो सैम्पल्स हैं उनको एनालाइज़ किया, और अगर उनके जो रिज़ल्ट्स है, अगर उनका जो डिफरेंस था वो एक्सेसिव था, उनकी जो लिमिट थी एक्सेस था, तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। हम कहेंगे ये पुअर एप्लीकेशन की वजह से हमारा जो रिज़ल्ट सही नहीं आ रहा। लेकिन अगर उनका जो डिफरेंस था वो विद इन लिमिट्स आ रहा था और एक्सेप्टेबल लिमिट्स आ रहा था, तो फिर हमने जो A1 को हमने फिर B के साथ कंपेयर किया फर्दर, और उसकी फिर अगर हमारे पास जो रिज़ल्ट थे विद इन लिमिट्स नहीं आ रहे थे, तो मतलब था कि फिर हमने सारा उसको डिस्कार्ड किया, और हम फिर उसको डिस्कार्ड करते हैं और हम कहते हैं कि जी ये जो रिज़ल्ट्स नहीं आ रही हैं, एरर्स आ रही हैं, पूरा डुप्लीकेट सैम्पल की वजह से आ रहे हैं। लेकिन अगर उसके जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स हैं आफ्टर कंपेयरिंग A1 एंड B, तो हम कहते हैं कि हमारा डाटा वैलिड है और हम इसको नेक्स्ट जो प्रोसेस के लिए हम इसको अलाउ करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है, हम कहते हैं कि ये जो प्रोटोकॉल्स हैं इनको कम से कम 4 से 5 बार हम इनको यूज़ करते हैं और असेस करते हैं बिफोर द रिज़ल्ट फॉर सिंगल सैम्पल कैन बी एक्सेप्टेड। कि अगर एक सैम्पल जो है उसका हमने ये सारी सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और उसका रिज़ल्ट जो है हम फाइनलाइज़ करने के लिए हम इसको 4 से 5 मरतबा एवेलुएट करते हैं। अब ये वाला जो प्रोसेस होता है ये हर एनालाइट के लिए होता है और हर सैम्पल के लिए होता है। उसके बाद जो है मैं कह रहे और भी काफ़ी सारे प्रोस्पेक्टिव प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इक्वली डिमांडिंग है और उनको यूज़ करते हैं उनको। अब इसमें एक एग्जांपल है हमारे पास, हमने एनालिसिस करनी है ट्रेस मेटल्स की इन एक्वस सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ ग्रेफाइट फर्नेस एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एनालिसिस स्पेक्ट्रोस्कोपी से। और हमने क्या करना है, क्वालिटी अश्योर करनी है और ये प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। अच्छा, इस प्रोटोकॉल में हमने क्या करना होता है जी, हमने इनिशियल कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन स्टैंडर्ड करते हैं और उसके बाद इनिशियल कैलिब्रेशन ब्लैंक्स करते हैं। और ये जो होती है हमारे पास, ये जितने हमारे पास 10 अगर सैम्पल का ग्रुप है तो हम 10 के 10 सैम्पल्स के लिए ये कैलिब्रेशंस करते हैं। अब हर जो सैम्पल होगा वो प्रोसीड करेगा और कंटिन्यू करेगा कैलिब्रेशन वेरिफिकेशन, और उसके बाद और कंटिन्यूइंग कैलिब्रेशन ब्लैंक क्वालिटी असेसमेंट सैम्पल, ये दोनों स्टेप से हो के वो नेक्स्ट मूव करेगा। और अगर तो इनके जो रिज़ल्ट्स हैं 10 के 10 सैम्पल के तभी एक्सेप्ट होंगे जब ये दोनों की CCV और CCV की जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी। नेक्स्ट हमारे पास है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रेस्क्रिप्टिव अप्रोच। एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि जब हमारे पास एक सिंगल सेट ऑफ गाइडलाइन होता है किसी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो वो कंपैरेटिवली लेस टाइम हमें रिक्वायर्ड होता है। हमें पता है कि हमने ये करना है, तो हम उसको अच्छे तरीके से वेल मैनर्ड और मैनेज्ड और विद इन लिमिट हम उसको एक बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद जो है लैब्स जो हैं वो जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करती हैं हाई क्वालिटी का, तो उनके ऊपर एक तरह का प्रेशर होता है उनके ऊपर कि उन्होंने अपनी जो इमेज को बरकरार रखना है और अपने काम में उन्होंने अपनी जो क्वालिटी है वो उसको मेंटेन रखना है, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम और ज़्यादा जो है वो पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं अपने जो है स्टैंडर्ड को सेट रखने के लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि किसी भी लैब की जो एबिलिटी होती है क्वालिटी रिज़ल्ट्स को परफॉर्म करने के लिए, उसको भी कह रहे हैं कि हम उसको इसलिए नहीं ले हम नॉट टेक अकाउंट into account when determining the frequency of collecting and analyzing the quality assessment data. उसके बाद हम कहते हैं द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वालिटी असेसमेंट में बी इनसफिशेंट फॉर द लेबॉरेटरीज विद द हिस्ट्री ऑफ प्रोड्यूसिंग पुअर रिजल्ट। तो अगर वो ज़्यादा अगर जो लैब्स हैं हमारे पास जो अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रही और उनकी जो और ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से परफॉर्म करवा रही हैं सैम्पलिंग को और हमारे पास रिज़ल्ट्स डिलीवर करिए, तो वो इतने एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, कोई उसको इतना ख़ास पसंद नहीं करेगा। सो दिस इज़ एंड, थैंक यू सो मच।